So guys, let's move on to our next question. Question number. Rolling settlement. गाइस सेटलमेंट पीरियड से आप क्या कुछ आइडिया आपको क्या लगता है कि किसी भी जैसे एक पर्टिकुलर डे पे मैंने कुछ भी ट्रांजैक्शंस करी हैं, कुछ भी बाय और सेल करा है, तो इसका जो एक्चुअल डिलीवरी और एक्चुअल पेमेंट वो कब होगा, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो गाइस इसको हम पॉइंट्स में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इन रोलिंग सेटलमेंट in rolling settlement, trades of each day is settled in t plus 2 or t plus 3 from 1st April 2003. Settlement period is gradually decrease to t plus 2. Example: if Mr. Aman buys stock on Monday, it's गाइस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल: इफ Aman enters into any transaction on Monday, its settlement date, that is actual pay in or payout, took place on Wednesday. गाइस मेरे को अभी 2 मिनट और दीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी हम एकदम अपने नोट्स के ऊपर एक बार ध्यान देते हैं। थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल हमने लिख लिया। नेटिंग ऑफ is allowed for only single day in which the trade is entered into. Last point, thus we can say that settlement period of thus we can say that the settlement period of trade executed on a day is different from the trade executed either earlier or subsequent.
डेट्स इट गाइज, ये हमारा पूरा रोलिंग सेटलमेंट का जितना भी है ये हमारा पूरा प्रोसीजर है। तो इसके बाद इसके एडवांटेजेस आएंगे, वो कुछ गाइज उसमें कुछ इतना समझने वाली बात नहीं है, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं रोलिंग सेटलमेंट होता क्या है। गाइज सपोज मिस्टर अमन ने 20 शेयर्स बाय करे, 30 शेयर्स माइनस करे, यानी कि शॉर्ट सेल करे। तो गाइस जो ये 20 शेयर्स बाय करते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो हमें क्या है कि कुछ जैसे कंसीडरेशन पे करनी पड़ती है और सामान ख़रीदना पड़ता है। अब ऐसे ही मिस्टर अमन जी यहाँ पे 20 शेयर ख़रीद रहे हैं, तो इनको कुछ कंसीडरेशन तो पे करनी पड़ेगी ना गाइस। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलता है, स्टॉक एक्सचेंज सेड कि जो इस 20 शेयर्स के जो आपको पैसे देने हैं वो आप आज नहीं दोगे। जैसे सपोज़ वो मंडे को यहाँ पर ये एंटर हुआ, मंडे को एंटर हुआ, तो इसका जो पे इन और पे आउट होगा ना गाइस, वो होगा वेडनेसडे को। गाइस समझ रहे हैं आप यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, जो हमने मंडे को जो जितना भी अपने जो इतने ये मान लो कोई भी कुछ भी आपके ये कंज्यूमेबल गुड्स हैं, कुछ भी गुड्स हैं आपने आज ख़रीदे, बट आज आपको इसकी पेमेंट नहीं करनी, आपको जो इसकी पेमेंट करनी है वो वेडनेसडे को करनी है। ठीक है गाइस, एक तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात इसमें ये समझने वाली है कि जो ये मैंने यहाँ पर ये बताया नेटिंग ऑफ, ये नेटिंग ऑफ क्या है गाइस, और इसमें नेटिंग ऑफ में आप एक बार ध्यान से पूरा पॉइंट पढ़ेंगे दोबारा। नेटिंग ऑफ इज अलाउड फॉर ओनली सिंगल डे इन विच द ट्रेड इज़ एंटर्ड इनटू। गाइस मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ एक बार बहुत ध्यान से इस पॉइंट को देखेंगे। नेटिंग ऑफ इज़ अलाउड फॉर ओनली सिंगल डे, सिंगल डे नेटिंग ऑफ इज़ अलाउड फॉर सिंगल डे। अब गाइस एक पॉइंट और देखते हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल 2003 सेटलमेंट पीरियड इज ग्रेजुअली डिक्रीज टू T+2। गाइस यहाँ पर ये बोलता है कि हमें जो नेटिंग ऑफ जो अलाउड है वो खाली सिंगल डे के लिए है, और यहाँ पर वो बोलता है सेटलमेंट पीरियड जो है लेकिन T+2 है। T+2 यानी 1+2, तो यानी कि अगर मंडे को ट्रांजैक्शन करी है तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमारा जो है उसका सेटलमेंट होगा। तो गाइस अभी एक आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि यहाँ पर सिंगल डे लिखा हुआ है और यहाँ पर T+2 लिखा हुआ है। तो गाइस आप आइए एग्जांपल से इसको एक बार क्लियर आउट करते हैं। गाइस मंडे को मिस्टर अमन ने 20 शेयर्स प्लस करे थे, 30 शेयर्स माइनस करे थे। तो इसका जो नॉर्मल जो उसने ऊपर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2003 वाली बात कि T+2 में होगा, तो ये T+2 वेडनेसडे को आता है। अब गाइस देखते हैं कि नेटिंग ऑफ वाला वो क्या कहता है। गाइस वो कहता है कि अगर आपने जो इसी मान लो रिलायंस के ही मैंने 20 शेयर्स प्लस करे थे और रिलायंस के ही मैंने 30 शेयर्स माइनस कर दिए, तो 20 शेयर्स तो गाइस यही वाले थे ना मेरे पास। तो वो कहता है जो आप नेटिंग ऑफ कर सकते हैं ना गाइस, वो सिर्फ मंडे को ही आप कर सकते हैं, यानी कि आफ्टर नेटिंग ऑफ आपका जो बैलेंस बचेगा वो 10 शेयर्स माइनस का बचेगा। तो गाइस जो पे इन या पे आउट होगा ना गाइस, वो खाली इस 10 शेयर्स का यहाँ पर होगा। अब गाइस बात आती है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, चलो लेट्स ट्राई कि अगर आप उसको सोल्व कर पाएँ तो आप समझ लेना कि आप अच्छे से समझ गए। अगर मान लो ये तो मैंने मंडे को एंटर करा था, जो मैंने ट्यूसडे को गाइस लेट्स से कि मैंने रिलायंस के ही पर्टिकुलर रिलायंस के ही कुछ शेयर्स मैंने जो हैं और परचेज़ करे, ठीक है, प्लस करे मैंने कुछ भी। तो गाइस जो शेयर्स मैंने यहाँ परचेज़ करे हैं उसके जो उसका हम इसको नेटिंग ऑफ करते टाइम उसको क्या इसमें इंक्लूड करेंगे। ये जो 10 शेयर्स की इस मंडे की जो सेटलमेंट होगी, ये वाले जो हमने शेयर्स परचेज़ करे इसके साथ हमारा इंक्लूड होगा गाइस? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा गाइस, क्योंकि उसने यहाँ पर लिखा है नेटिंग ऑफ इज अलाउड फॉर ओनली सिंगल डे इन विच
द ट्रेड इज़ एंटर्ड, कि जिसमें ट्रेड एंटर हुआ है उसी सिंगल दिन में हम स्टॉक को काट सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्टॉक को जो अपनी डील को काटना, यानी कि कैंसिल करना। तो ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं, एक बार वो भी फटाफट देख लेते हैं। गाइस एक तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लेस चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो डिलीवरी एंड पेमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है, जैसे हमने कोई जो लेट सपोज कि मैंने मिस्टर ए ने 10 शेयर्स माइनस करे हुए हैं, तो गाइस 10 शेयर इसने बेचने के लिए रखे हुए हैं, बट जब इसने ख़रीदे थे, अब ये अपने पास, तो जब इसने ख़रीदे थे 100 रुपये के, मान लो एक शेयर इसने ख़रीदा था, तो 100 रुपये का जो शेयर्स ख़रीदा था गाइस, अगर उसके ऊपर हमारा जो है कॉस्ट ऑफ फंड भी तो इन्वॉल्व होता है। तो जैसे कि T+2 उसने बोला है कि जो अगर मैंने आज शेयर्स तो माइनस कर दिए तो अगले 2 दिन में मेरे को पैसे मिल जाएंगे। गाइस सपोज़ करो जो मैंने शेयर ख़रीदे थे ये लोन लेकर ख़रीदे थे, जब तक मैं ये 100 रुपये बैंक वाले को वापस नहीं करूँगा वो तो इंटरेस्ट लगाते रहेंगे। तो गाइस इसीलिए इसने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि T+2 यानी कि मंडे को अगर मैंने ख़रीदा और ट्यूसडे को वेडनेसडे को मेरे को पेमेंट मिल जाती है, तो मैं बैंक वाले को सीधा जाकर रीपे कर दूंगा और मेरा इंटरेस्ट बच जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व रिड्यूस्ड। तो गाइज़ यही कुछ मेजर इसके एडवांटेजेस हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे गाइज़। इसी के साथ गाइज़ हमारा रोलिंग सेटलमेंट ख़त्म होता है।